वेरी वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इस वक्त अमेरिका के अंदर कांटेदार मुकाबला चल रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका की तारीख में कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो ट्यूसडे की रात तक जो है वो नहीं आ सका, और उसकी वजह ये थी कि मिलियंस ऑफ वोटर्स जो है उन्होंने अब की दफ़ा कोरोना की वजह से एक तो अर्ली वोटिंग की, और बहुत से लोगों ने अर्ली से भड़ के पोस्ट किए वोट, मेल के ज़रिए वोट भेजे, जो कि इलेक्शन जब तक ख़त्म नहीं हुआ कल वहाँ पे कहीं पे 7 बजे कहीं पे 9 बजे स्टेट्स के अंदर उनकी पोलिंग की जो काउंटिंग है वो शुरू नहीं हो सकी। अब तक जो नताइज हमारे सामने हैं उसमें जो बाइडन 238 के साथ आगे हैं, 213 के साथ डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हैं। लेकिन एक्चुअली इशू जो है वो है 4 से 5 स्टेट्स का जहाँ कांटेदार मुकाबला है, और वो मुकाबला इस वक्त रुका हुआ है उसका नंबर, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग जारी है। अगेन वो मेल पोस्टिंग जो कि मिलियंस की तादाद में अब की दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले हज़ारों में या सैकड़ों में हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब की दफ़ा मिलियंस है, और वो इतनी ज़्यादा है तादाद में है मेल पोस्टिंग जो आई है अब की दफ़ा वोटिंग जो है मेल वोटिंग के मेल के थ्रू के उससे रिज़ल्ट चेंज हो सकता है। मसलन जॉर्जिया जो है जहाँ 16 इलेक्टोरल वोट्स है, 270 चाहिए होते हैं ईच कैंडिडेट को 538 में से जीतने के लिए, वहाँ पर कांटेदार मुकाबला है और 6% अभी भी वोट काउंट होने बाकी हैं। मिशिगन में 5%, नेवाडा में 67% सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, बाकी के सारे रह गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 6%, पेंसिल्वेनिया बड़ी अहम रियासत है, 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं वहाँ पे, वहाँ पर भी सिर्फ 64% अभी तक वोट काउंट हुए हैं। और बहुत से लोगों के नज़दीक जो है जो बाइडन है उनके जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने गालिबन ज़्यादा तादाद के अंदर जो है जो रिपोर्ट हुई है अमेरिकन मीडिया में वो पोस्ट किया है, मेल के थ्रू कास्ट किया है वोट इस कोरोना वायरस के दौरान। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ऑडियंस से खिताब किया, प्रेस से खिताब किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो बात जीत की कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुकम्मल फतह जो है वो नज़र आ नहीं रही थी। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे मुझे लगा कि जैसे कोई पाकिस्तानी किसी पॉलिटिशियन को मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी जीत हुई नहीं है, ना ऑफिशियली हुई है, ना वैसे हुई है, ना इखलाकी तौर पे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ धांधली हो रही है, और आप सुन लें, उन्होंने फरमाया कि अभी बिल्कुल ऐसा लगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खड़ा हुआ है और वो चीख रहा है और चिल्ला रहा है अपने इलेक्शन को लेके। सुनवाएं जी। अभी आपको थोड़ी देर में अमेरिका लेके जाएंगे, ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे और इलेक्शन पे क्या असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया और वो अपने तय जीत के बैठ गए हुए। पाकिस्तान वापस आएंगे तो हमारे साथ फवाद चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में, और यहाँ पर भी धांधली का एक शोर मचा हुआ है। ये और बात है कि ट्रंप ने तो भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, धांधली का शोर मचा दिया, लेकिन इस पर अपोजिशन जो है वो कोई 2-2.25 साल बाद जो है उसने महंगाई और दूसरे इश्यूज़ को लेकर साथ जोड़कर और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह को साथ जोड़कर एक धांधली का शोर बुलंद किया हुआ है। राना साहब से अगर मैं आगाज़ कर लूँ, राना साहब इस वक्त पीडीएम आपकी कहाँ स्टैंड कर रही है, गिवन द फैक्ट कि अभी कोई बड़े बड़े जलसे आपके नहीं हुए, कंट्रोवर्सीज बहुत हो चुकी हैं या सादिक साहब को लेकर, उर्दू ज़बान को लेकर, बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर, इनकी डिटेल में जाए बगैर मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त पीडीएम का जो बयानिया है उसके बजाय जो उनकी कंट्रोवर्सी हैं वो ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, और आप कितने पुरुमीद हैं आज भी कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आपकी बात मान लेगी, अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? क्योंकि बादी नज़र में नज़र ऐसा आ रहा है कि जितना आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे, उतना उनका इत्तेहाद जो है वो बढ़ता जा रहा है इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में। राना साहब देखें, इत्तेहाद जो है वो एक उसका बढ़ने का या उसका एक यानी जो है पैमाना होता है जी। हमारे ख्याल में तो उसमें बढ़ने के तो चांसेस अब है नहीं। अच्छा, वो बढ़ने का जो लेवल अचीव होना था वो हो चुका है, तो अब तो उसमें कमी आनी है। वो आप देखें कि कमी जो है वो तेज़ी से आती है या आहिस्ता आहिस्ता आती है। मामला ये है कि पिछले 2.5 साल या 2 साल तक जी जी एक यक तरफा जो है वो लड़ाई जारी थी। हुकूमत जो है वो हुकूमत में भी थी, लेकिन साथ ही वो अपोजिशन भी थी। अपोजिशन को गालियां देना, अपोजिशन को धमकियां देना, अपोजिशन के ख़िलाफ़ गलत मुकदमात कायम करना, अपोजिशन के ख़िलाफ़ गलत रेफरेंसेस दायर करना, और रोज़ ये कहना कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इन सबको जेलों में डालूंगा। और ये एक कंट्रोवर्सी जो है यक तरफा तौर पे जारी थी, और इसमें अपोजिशन जो है
वो अवामी मसाइल के ऊपर बात करती थी, ये बात करती थी कि जनाब आप जो है ये मामलात को बेहतर तौर पे हैंडल नहीं कर रहे, तो आगे से जवाब आता था कि ये तो ये आपने ख़राब किए हैं। और अगर उनको कहा जाता कि भई आप तो कहते थे कि मैं 100 दिन में सारा कुछ ठीक कर दूंगा, पहले साल में हर चीज़ जो है यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, तो वो कहते कि नहीं जी ये तो सारा कुछ आपका किया हुआ है। तो अब PDM जो है, PDM इत्तेहाद जब से वजूद में आया है तो उसने ये फ़ैसला किया है कि अब ये मामला एक तरफ़ा नहीं चलेगा। एक तरफ़ा ये बहुत चल चुका 2 साल। अब आवाम के हर इशू के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी और अपोजिशन के साथ होने वाली हर ज़्यादती पे जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। और इस हुकूमत का राना साहब भरपूर मुझे एक बात तरीके से जो है बताइए, वो मुकाबला देखें किया आपका जो जाएगा। केस है ना, आपका जो केस है उसमें आपके साथ ज्यादती हुई और मेरा ख्याल से हुकूमत के भी कुछ लोग ये मानेंगे आपके साथ ज्यादती हुई, जो ड्रग का केस बना दिया गया, लेकिन शायद खाकान अब्बासी के साथ भी शायद ज्यादती हुई हो, मिफ्ता इस्माइल के साथ भी शायद पॉलिटिकल मामला हुआ हो, लेकिन बाकी जो मामला चल रहे हैं राना साहब, जो नवाज शरीफ साहब का केस है या मरियम साहिबा का केस है, वो तो इसके हुकूमत के आने से पहले ही फैसले हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कन्विक्ट उनको करार दिया। उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान साहब से, फवाद नहीं, चौधरी ऐसा साहब की बिल्कुल पार्टी से? नहीं है। अच्छा, तो जरा एक्सप्लेन करें मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो भी जो है वो इसी यानी पिछले जो ये 2.5 साल या इसमें 1 साल और शामिल कर लें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है बाबा रहमते के दौर में से ही जो है वो एक साजिश जो है वो खड़ी की गई थी और उसमें उनके ख़िलाफ़ जो है वो फिर पनामा और उसके बाद अकामा और उसके बाद फिर रेफरेंसेस, तो वो पहले के किसी दौर के कायम किए हुए नहीं है, बल्कि वो इसी दौर की जो है वो बाकी आते हैं, आप कह लें कि प्रीफेस है। ठीक है। तो जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ का है, मियाँ शहबाज शरीफ के तो आपको इल्म भी है कि ये केसेस जो है वो ख़ास तौर पे अब ये बड़ी जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो 2 केसेस थे, आशियाना हाउसिंग और वो एक अपना साफ पानी, एक नाला बनाने का केस, वो तो दोनों पिट गए, साफ पानी भी पिट गया। उसके बाद अब रोज़ आके अपना शहजाद अकबर साहब बैठे होते, ओ बस जी देखें बड़े सबूत मिल गए हैं, ये देखें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, ये तो अब डॉक्यूमेंट्री सबूत है, ये बड़ा मजबूत केस हो गया है। अपना पिंडी के जो है वो टली साहब वो भी कहते तो बस जी अब इससे तो ज़्यादा केस और कोई जो है वो हो नहीं सकता। मैंने आज से 8 माह पहले कहा था जी कि ये जो केसेस मियाँ शहबाज शरीफ को तो खैर इन्होंने पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया, उनका तो उससे भी कोई तल्लुक़ नहीं है। जो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स हैं वो हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में और हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में को थोड़ी सी हैं। मैंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। सर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हमें तो बताया गया है। राना साहब ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, सुन ले। हाँ जी, अरबों रुपए, जी नहीं सुन ले। मैंने कहा था कि ये ना करप्शन है, ना ये कमीशन है, ना ये मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स इवेजन है, और ये जो है टैक्स मैनेजमेंट है। एविजन इसलिए नहीं है कि जब आप एक लाफुल तरीका इस्तेमाल करें तो वो फिर टैक्स मैनेजमेंट होती है। ठीक है। ये कह रहे थे वो नहीं जी देखें जी वो राना सनाउल्लाह ने तो तस्लीम कर लिया है, वो तो ये हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है काजी फैज ईसा केस में, लार्जर बेंच का 10 जजेस का, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइन कर दिया है। देयर इज नो केस। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, केस बाकी नहीं रहा। कोई केस उन्होंने नहीं। कहा है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है उनको करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग से आप जो है वो बिल्कुल ठीक है जी, नहीं कर सकते। मैं जरा फवाद साहब इस किस्म के उन्होंने केसेस बनाए हुए बिल्कुल हैं, ठीक है, और उनको जो है वो अरशद मलिक ढूंढ रहे हैं ये, क्योंकि अरशद मलिक इनको 120 मिल जाए, ये सारी अपोजिशन को जो है वो जेलों में भेज दें। बिल्कुल ठीक है जी। मैं जा तो फवाद साहब के पास रहा हूँ, लेकिन राना साहब ने 2 बड़ी शख्सी इस्तेलाहात इस्तेमाल की, एक शीदा टली और एक बाबा रहमते। मैं शायद लोगों को पता, शीदा टली से मुराद शेख रशीद है आई थिंक, और बाबा रहमते से मुराद जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ले रहे हैं, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग राना साहब, मैं अगर ऑडियंस को बता दूं। मैं फवाद साहब ये जो धमकियां ये आपके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। नहीं, मेरे पे कैसा लग सकती है सर, आपने नाम लिया है, मेरे भी क्यों लगेगी। बहरहाल
मैं मैं तो आपने आगे वजाहत की है ना, वजाहत मैंने तो नहीं की। राजा साहब तुसी लॉयर हो, थोड़ी लॉयर कर लांगा, नहीं तो फवाद भाई दोस्त हैं, उनको करवा लेंगे लॉयर। अच्छा जी, दोनों सूरतों में जीत होगी। अच्छा जी फवाद साहब ये बताएं कि ये धमकियां देने से के बगैर भी तो काम हो सकता था, आराम तसल्ली सुकून से आप इनका एहतसाब करवा देते या कर लेते। और दूसरा ये कि वो कह रहे केस ही कोई नहीं है। और तीसरी बात साथ ही लेते जाइए कि अगर आप नवाज शरीफ साहब को फौरन ले आए तो वैसे आई थिंक पीडीएम के गुब्बारे में से हवा निकल ही जाएगी। क्या डिले है उसके अंदर, उनको ले आए फिर वापस जिनको आपने भेजा है। जी फवाद साहब। अच्छा, बिल्कुल आपने बात सही की है। दो तीन बातें, एक तो पहले रिकॉर्ड ठीक करना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आपने शुरू इस बात से कही कि जो तहरीक है उसके नतीजे में फौज और हुकूमत के दरमियान तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है और उससे नुकसान जो है वो आपका हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात की है, ये तो फिर असल जमहूरियत तो यही है। फौज हुकूमत से जो जमहूरियत में बाहर तो नहीं हो सकती है, हुकूमत का एक सबऑर्डिनेट इदारा है फौज। और अगर आप जमहूरियत की जो डेफिनेशन जो पीडीएम करना चाहते हैं और जो आप बहुत पाकिस्तान में होनी भी चाहिए और जो होती भी है, वो ये है कि फौज जो है वो हुकूमत का इदारा है और उसमें करीब आने का दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अगर इसके नतीजे में आप ये कह रहे हैं कि फौज की जो मुकम्मल जो एक सेटअप है उसमें जो माजी का रोल रहा है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, वो बिल्कुल हुकूमत के साथ है, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत जो है वो बड़े तवील अरसे बाद बहाल हुई है। दूसरी बात जो तो फवाद साहब ऐसा है या नहीं है, वैसे एक मिनट ये भी बता दें, मेरा तजिया तो मैंने कर दिया, ऐसा है या नहीं? यकीनन ऐसा है इस वक्त। और बड़े जो इस वक्त जो तमाम इस वक्त पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, कॉर्डियल रिलेशनशिप है, ये बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में देखने को जो है वो मिला है, जो बड़ा खुशाइंद है और जमहूरियत के लिए बड़ा खुशाइंद है। दूसरी बात ये है कि राना साहब को रिकॉर्ड में दुरुस्त कर दूं, जो केसेस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शुरू हुए थे पैनामा के, वो साकिब निसार साहब के दौर में शुरू नहीं हुए थे, वो अनवर ज़हीर जमाली साहब के दौर में शुरू हुए थे। और जब जर्मन अखबार ज़ेडबर्ग में ये स्कैंडल आया था, उस वक्त साकिब निसार साहब जो थे वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे। और ये जो केस लगाया गया था ये अनवर ज़हीर जमाली साहब ने लगाया था और बेंच भी वही बना के गए थे। और इनकी ये भी मैं आपको तसल्ली एक और भी करवा दूं कि ये बेंच जो था इसमें हेड इसको जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बाद में किया और इसके इजाज साहब ने इसको हेड किया। और उसके बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार साहब, वो इस बेंच के अहम मेंबर थे। सो अगर आपको लगता है और उनका बड़ा अहम फैसला भी है जी, बिल्कुल सही। तो मैं आपको ये सिर्फ मैं आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, 3 चीफ जस्टिस जो हैं वो इस बेंच के मेंबर्स थे जिन्होंने ये फैसला जो है पैनामा का आया। सो ये कह देना बड़ा आसान है कि ये केस जी फलाने ने शुरू करवा दिया फलाना। एक के केस जो 8 केस जो बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन जिनके ऊपर रिलीफ चाहती है, उनमें राना सनाउल्लाह की तो कोई कभी बात नहीं करता, उसमें खाकान अब्बासी की सब की तो कोई कभी बात नहीं करता। वो जो 8 केस हैं वो लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं और उन केसेस के ऊपर जो है वो सारा झगड़ा और शोर डालते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की जो कारकुनान है और जो इनके लीडर्स हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया है और पीएमएलएन की एक ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है वो भी बड़े क्राइसिस में है इस वक्त। और हमारी गलती सिर्फ एक रही है, हमने 2 साल कोई पॉलिटिक्स की नहीं, वरना ये पीएमएलएन तो इस शक्ल में बरकरार पहले ही ना रहती। अब तो अभी जो हो रहा है जैसे इनके जनरल बलोच जो हैं वो गए हैं, जनरल क्यूम नहीं, आप 2 साल आपने पॉलिटिक्स नहीं, किसे मुराद किया आपकी, आप क्या करते हैं, मतलब इनकी पार्टी तोड़ देते? मतलब देखिए ना, मुस्लिम लीग जो 93 में जब गुलाम हैदर वाहिद 2/3 अक्सरियत के साथ थे, वो तो 2 हफ्ते लगे थे मुस्लिम लीग नून की 2/3 मेजॉरिटी जो थी वो भट्टू साहब जब आ गए थे। सही। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स बनाते और पार्टी तोड़ने वाली वो पॉलिटिक्स जो खुद नवाज शरीफ साहब ने सारी उम्र की, उसका हम 1/3 भी करते तो मुस्लिम लीग नून तो सरवाइव नहीं कर सकती थी और ये अब भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इन्होंने बोझ अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिया है। वो बोझ क्या है? वो क्या बोझ है? बोझ इन्होंने ले लिया है पाकिस्तान से जो इस वक्त जो स्टेट नैरेटिव है
इन्होंने रेड लाइन अबूर करके रियासत पे ही हमला कर दिया। देखिए ना हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप हुकूमत के ऊपर तो तनकीद करते हैं, पीडीएम बनेगा, वो कहेगा जी इमरान खान ने ये नहीं किया, ये महंगाई बड़ी बढ़ गई है, ये इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, जो भी आप इश्यूज हैं आप सियासी इश्यूज रेज करें, उसके ऊपर तनकीद करें, वो अपोजिशन का हक भी है। सही है। लेकिन इन्होंने कहा, शुरू इन्होंने कहां से किया, इन्होंने कहा हुकूमत से तो हमारा झगड़ा ही नहीं है, हमारा तो झगड़ा जो है वो रियासती इदारों से है। लिहाजा पहले गुजरावाला में इन्होंने कहा कि हमें फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है, फिर कराची गए तो कहा कि नहीं उर्दू जुबान भी बहुत बुरी है, फिर कोयटा गए तो कोई नहीं कि हमें बलूचिस्तान भी जो है वो आजाद चाहिए, फिर अयाज सादक साहब का बयान आ गया। सो इनकी जो चेन है एक स्टेटमेंट्स की, उस स्टेटमेंट में पॉलिटिकल तो इन्होंने लड़ाई कभी लड़ी नहीं है, इन्होंने तो रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। सवाल है आपसे, वो असल में नून लीग या ये ऑपोजिशन ये समझती है, राणा साहब क्लैरिफाई खुद भी कर देंगे, लेकिन इनका सवाल है आपके सामने पुट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेटेड मसले हुए, जहाँ पे ये भी जीत सकते थे, ख्वाह वो सेनेट में लेजिस्लेशन जहाँ पे ये मेजॉरिटी थे, ख्वाह वो चेयरमैन सेनेट को चेंज कराना हुआ जहाँ पे ये मेजॉरिटी थे, ख्वाह वो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की तश्कील के ऊपर मामला हुआ जहाँ पे ये जीत के आए हुए थे, फिर आज़ाद मेंबर्स बीच में आ गए, वहाँ आपने गैबी इमदाद ली और इनको पीछे किया, और इससे हुआ ये कि एक नॉन पार्लियामेंट्री नॉन पॉलिटिकल रोल आपने दूसरे इदारों का भी करवाया और इससे इनको भी शटअप कॉल दी, इनको दीवार के पीछे लगाया। तो इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? इसका तो हुकूमती गवर्नेंस में मदद करने से इदारों को कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो काम हुआ है बकॉलिंग के। कमान असल में होता ही है, सच्ची बात यह है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अगर मॉरल कैरेक्टर हो ना, लीडरशिप का मॉरल कैरेक्टर हो, फिर ये वाकयात नहीं हो। मिसाल के तौर के ऊपर सादक संगरानी साहब को जो इलेक्ट किसने करवाया था? सही बात है, तो पीपल्स पार्टी करवाया था, जरदारी साहब ने इलेक्ट करवाया था। बिल्कुल। इसी के बाद जब ये 14 सेनेटर्स, इनको भी पता है कि कौन से सेनेटर्स हैं जिन्होंने संगरानी साहब के नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं दिया। जब इमरान खान के 21 लोगों ने सेनेट में वोट बेचा था, तमाम लोगों ने उस वक्त पीएम साहब को कहा, उस वक्त चेयरमैन पीटीआई थे खाली, और कहा कि लोगों को ना निकाले, ये हमारे विनिंग है। उन्होंने कहा सवाल नहीं पैदा होता, और अकेले इमरान खान ने खड़े होकर 21 लोगों को उठा के बाहर फेंका, क्योंकि उनका मॉरल कैरेक्टर था, करेज थी, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। इन लोगों से वो 14 सेनेटर्स अब तक नहीं निकाले जा सके। क्यों नहीं निकाले जा सके? मॉरल करेज नहीं है। लीडरशिप जो है वो खुद जो है उसके दिल में चोर है। ऐसी तो लीडरशिप जो होती है, एक सवाल और, बड़े लीडरशिप के दिल में चोर है, लेकिन उसी चोर को आपने खैर बाहर जाने दिया, वो वापस आप उनको लाने के लिए संजीदा हैं या ये वैसी बयानात हैं, इसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन उससे भी पहले अगर मुझे आपसे ये बता दें कि आपने अभी फरमाया कि जी हमने 2 साल तक सियासत नहीं की, इनकी पार्टी को नहीं छेड़ा, वरना हम चाहते हो। अब क्या, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या? अब आप चाह रहे हैं, जैसा अब्दुल कादिर बलोच साहब चले गए हैं, या आप चाह रहे हैं कि पार्टी पंजाब में सियासी तौर पर तोड़ी जाएगी? ये करेंगे आप? इसका हल यही है, जवाबी बात? देखिए बात यह है कि अभी मैं कह नहीं सकता कि अभी क्या जो है वो स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अब तोड़ने की इतनी जरूरत नहीं है, ये अपने बोझ में ही टूट जाएंगे। क्योंकि जो बोझ इन्होंने अपने सर पे ले लिया है ना, राना सनाउल्लाह तो दलेर आदमी है और वो तो बोझ उठा भी सकते हैं, और उन्होंने पहले माजी में मिसालें भी इस तरह की कायम की हैं। बाकी राना साहब को भी पता है कि इनकी पार्टी में कितने शेर जवान है। सो इन्होंने किया, गलती ये की है कि अपने जो लोग हैं उन पर उनके वजन से ज्यादा बोझ डाल दिया, उनकी कमर टूट गई है। वो लोग बेचारे कैसे खड़े होंगे? इन्होंने खड़ा होने वाली नहीं है। और आप देखिएगा अगले ये जो महीना 2 महीना आएगा, आप देखेंगे कि नून लीग जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी जी नून लीग। इस पे एक ब्रेक लूंगा और आके राणा साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो मॉरल कैरेक्टर, वो मॉरल करेज है पार्टी के पास कि वो पार्टी को बहम रख सकें। क्योंकि अब तो मुझे लग ये रहा है, चाहे फवाद साहब ने क्लियर टर्म्स में नहीं कहा कि हुकूमत जो है इस काम पे तुल गई है कि पीएमएलएन को तोड़ा जाए। इससे पहले भी पीएमएलएन को तोड़ा गया था, ऑब्वियसली पीएमएल क्यों बन के आई थी, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया था, पीपल्स पार्टी पेट्रोल, बड़ा कुछ हो चुका है इस मुल्क में, तो ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या गिवन द फैक्ट कि रेड लाइन क्रॉस कर ली है इनकी पार्टी की लीडरशिप ने, गिवन द फैक्ट ये बोझ बहुत बड़ा है जिसको राणा साहब जैसे लोग तो उठा ले लेकिन पूरी पार्टी ना उठा सके, और गिवन द फैक्ट कि फवाद साहब कह रहे हैं 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, तो ये पार्टी ही रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? इससे पहले कि इनको रुखसत करें। और इस मुल्क का क्या होगा जहाँ पे इस तरह के बयान जब चल रहे हों, इस तरह की पॉलिसीज़ का क्लैश चल रहा हो,
तो ऑब्वियसली आज भी किसानों ने एहतजाज किया हुआ था लाहौर के अंदर, और आज भी रोटी और शुगर जो है सबसे बड़े बड़े मसले हैं इस मुल्क के, वो उनको फोकस कब करेगी गवर्नमेंट या अपोजिशन? एक ब्रेक के बाद तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके धुआई मचाई हुई है कि उनके साथ इलेक्शन में हाथ हो गया है और हाथ हो रहा है, और ये कि रात तक वो जीत रहे थे और पोस्टल बैलेट जहां स्टार्ट हुआ काउंटिंग उसके बाद वो वहां भी हारना शुरू हो गए जहां पे उनको कल रात तक बरतरी थी। और यहां पर जो है उनको समझाने वाला कोई नहीं ट्रंप साहब को, ये बताने के लिए कि पोस्टल बैलेट भी अमेरिका की पोलिंग और उसका बैलेट सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर राणा साहब को समझाने के लिए फवाद चौधरी साहब, राणा साहब वो आपको समझा रहे हैं कि जनाब रेड लाइन आप क्रॉस कर चुके हैं, पार्टी आपकी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। कितनी लॉयल है नून लीग की पार्टी नवाज शरीफ साहब के साथ और उनके नज़रियों के साथ? राणा साहब तो आज बताएं तो सही। राणा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा जी। राणा साहब की आवाज़ ठीक है, राणा साहब से बात करनी, ब्रेक लेंगे। राणा साहब मैंने सवाल आपसे पूछा था कि फवाद चौधरी साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और आप ये जो रेड लाइन क्रॉस की है आप लोगों ने, इससे आप पीछे हट जाएं। तो ये आपको समझ नहीं आ रही शायद नून लीग को। और दूसरा ये भी बता दीजिए कि कितनी आपकी पार्टी स्ट्रांगली कमिटेड है नवाज शरीफ साहब और उनके हार्ड हिटिंग रेड क्रॉस बयानिए के साथ? देखें, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एकेडमिक जो है वो गुफ्तगू की है। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में पार्टियां जो है वो ताश के पत्ते की तरह बिखरती रही हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब को मुझसे कम समझ होगी कि ताश के पत्ते की तरह पार्टियों को कौन बिखेरता रहा है, और ताश के पत्ते की तरह पार्टियों के बिखरने का उस वक्त में और आज के वक्त में जो है वो क्या फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि आज का मीडिया और फिर उसके साथ सोशल मीडिया जो है वो हालात आज वो हैं जो उस वक्त हुआ करते थे जब पार्टियों को ताश के पत्ते की तरह जो है वो बिखेरा जाया करता था। दूसरी बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा क्या है। मियाँ नवाज शरीफ ने सिंपल ये बात की है कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, किसी एक पार्टी के लोगों को तोड़ के बुला के बैठा के धमका के ये सवाल नहीं होना चाहिए कि या आज़ाद लड़ो या फ़लाँ पार्टी में शामिल हो जाओ। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा है कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, अदारों को अपनी आइनी हदूद का जो है वो एहतराम जो है वो करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी रेड लाइन है? ये रेड लाइन नहीं है, ये टनल के जो है वो आखिर में वो ग्रीन लाइन है, वो ब्राइट लाइन है, ये वो रोशनी है कि इस रोशनी को जितनी जल्दी हम पा लेंगे हम सुरखरू हो जाएंगे, और इसको नहीं पाया तो हम ये 72 साल बाद भी जो है वो जलील भी हो रहे हैं और धक्के भी खा रहे हैं और अपने मामला राणा साहब, फवाद साहब की बात से ये भी लगा कह दूं जी कर लें कि अगर इन अंधेरों को सुन लें जी जी जी, अगर इन अंधेरों को और बढ़ाया गया, अगर इन अंधेरों को और बढ़ाया गया तो ये फिर आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की है, खुदा की कसम पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक एक बंदा, वो चाहे वो सड़क पे झाड़ू दे रहा है, चाहे वो रेड़ी लगा के खड़ा है, चाहे वो फैक्ट्री में बैठा है, चाहे वो किसी ऑफिस में बैठा है, एक एक बंदा मुतफिक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सबके सामने हुई हैं। सब ने इनका जो है वो इनको देखा है, सब ने इनका जो है वो मुलाजा किया है। हर बंदे के जहन में ये बात थी, उस बात को ज़ुबान दी है मियाँ नवाज शरीफ ने, इसलिए पूरी कौम उसकी बात से मुतफिक है। राइट, ये इनको गलत फहमी है। रही बात पार्टी के ताश के, सुन ले, पार्टी के ताश के पत्तों की तरह, ओ यार ये इलेक्टेबल जो होते हैं,
इलेक्टेबल जो है ये हालात देख के फिर कुछ लोगों की को फाइलें दिखा के, कुछ को खौफ दिला के, ये 2013 में इनकी अक्सरियत हमारी तरफ आ गई थी, 2018 में इनकी तरफ धकेल दी गई। इस किस्म के को बंदे कोई जो है वो चंद अगर ये इधर उधर कर भी लेंगे तो इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्टी जो है वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए से, उसके सच से, उसकी हक बात से जो है 100% मुतफिक है। इस सच्चाई से टकराना जो है ये इस मुल्क के साथ भी ज्यादती है और इस मुल्क को अंधेरों में जो है वो धकेलने की कोशिश हो रही है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इंशाअल्लाह ताला इस बार कोई कामयाब हो। राना साहब की गुफ्तगू सुन के फवाद साहब, मुझे लगता है आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। फवाद भाई, आप किसी और ही दुनिया में हैं। पहली बात यह है कि राना साहब की बातें जो है मैंने सुनी है, लेकिन हर वो बात PMLN कर रही है जिसकी उन्होंने उल्ट प्रैक्टिस की है। यानी इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 100% नहीं होनी चाहिए और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन आप जरा क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस उठा के देखिए जो PMLN के हुकूमत में होते हुए खुद मैंने 2016 का इलेक्शन लड़ा, हमारे जब MNA थे जेलम से उनकी डेथ हुई तो मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा। कोई सरकारी अफसर नहीं था जो मेरे खिलाफ कैंपेन नहीं कर रहा था। इसी तरह से जो फंड्स हैं वो इलाकों, अभी आपने देखा मरियम नवाज बीबी जब कलसूम बीबी इलेक्शन लड़ रही थी, एक हल्के में 2.5 अरब रुपया तो सिर्फ टीपा ने लगा दिया। खुद आपने जब इलेक्शंस करवाए, आपने ये इलेक्शन करवाए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी बाकी लोग जो है वो तो इलेक्शन साफ होने चाहिए, हम जो कराएंगे वो ऐसे होंगे। आप इसके बाद फर्क देखिए, अभी जब से ये हुकूमत आई है मेरा ख्याल है को 18 से 20 ज़िमनी इलेक्शंस हो चुके हैं। हर इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स का गिला ये रहा है कि हुकूमत तो मदद ही नहीं करती, हमें खड़ा कर देते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आप किधर हैं किधर नहीं है। क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस आप इस हुकूमत में उठा के देखिए, ज़िमनी इलेक्शंस की क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस आप PMLN के दौर में उठा के देख लीजिए, ज़िमनी इलेक्शंस की। आप लोगों के दरमियान कोई डायलॉग तो नहीं हो रहा और मिड टर्म इलेक्शन भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर किस तरह रिजॉल्व करेंगे इस सारी जितनी गुठन ज़दा माहौल हो गया हुआ है, जो कन्फ्रंट्रेशन का माहौल हो गया हुआ है दोनों तरफ से, किस तरह रिजॉल्व करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी पीसफुल माहौल चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, इसमें बिल्कुल वजन है, डायलॉग डेफिनेटली होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये हम कोई वाइकिंग्स के दौर में तो जिंदा नहीं है कि जहाँ पे एक दूसरे का गले ही काटना इक़्तिदार के लिए। हम तो आइडियाज़ की लड़ाई है और उसमें जो इस लड़ाई में यकीनी तौर के ऊपर डायलॉग जो है उसकी अपनी अहमियत है। वो शकीब जलाली साहब ने कहा है ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी तो बातचीत से ही बातें आगे बढ़ती हैं। अगर ये आपसे नैब के केसेस की बात ना करें, ये NRO की बात ना करें ऑपोजिशन, और सिर्फ एक निकाती एजेंडे पे खड़े हो जाएं कि जी आप फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है पिछला भी हो, मैं उस वगैरह पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, फ्रेश इलेक्शन करवा दें, तो वो डायलॉग हो सकता है या उस पर डायलॉग नहीं हो सकता? देखिए ना, फ्रेश इलेक्शंस के ऊपर तो 2023 में इलेक्शन होने हैं, वो उसके ऊपर एजेंडा तय करें। अभी सेनेट का इलेक्शन आना है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए हैं। हुकूमत अगर इलेक्शन में बेईमानी करना चाहती, देखिए इमरान खान तो वो शख्स है ना जिसने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लेके आ गया था और वो इलेक्शन उन्होंने उसमें कराए थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर बातचीत तो 100% होनी चाहिए। अभी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके, हम कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में वोट ओपन होनी चाहिए। PMLN बैठे हमारे साथ, बताए कि किस तरह से इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। हाउ कैन राणा साहब, आपका डायलॉग की बुनियाद क्या होगी? हम इस NRO पे नहीं जा रहे, ना फवाद साहब ये बात कर रहे हैं, ना मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ। आपका बुनियादी नुक्ता कि इलेक्शन फौरी कराए जाए, चाहे जो भी रीजन है, धांधली थी या धांधली नहीं थी, इसके अलावा किसी और बात पे एग्रीमेंट हो सकता है, या ये नुक्ता बुनियादी है आपका कि जी पहले इलेक्शन होगा तब आगे बात चलेगी? राणा साहब देखें कामरान, बात ये है कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि जी वो पहले इलेक्शन कैसे हुए, उससे पहले इलेक्शन कैसे हुए, मामला ये है कि जो कल गुजर गया है वो तो अब बदला नहीं जा सकता। वो जो होता रहा वो तो एक हकीकत है। मामला ये है कि आप अपना आज आप बदल सकते हैं, आने वाला कल जो है वो बदल सकते हैं। अगर इससे पहले जो है ये सारा कुछ होता रहा तो क्या ये ज़रूरी है कि आज भी होना चाहिए और आने वाले कल को भी होना चाहिए? मियां नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं
उनमें से कोई एक बात ये मुझे बताएं कि ये नहीं होनी चाहिए, और कोई एक बात ये बताएं कि जनाब ये जो उन्होंने जिनको ज़िम्मेदार ठहराया है वो उन्होंने ये, अब आप भी समझते हैं, फवाद चौधरी साहब भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने ज़िम्मेदारी जिन पे डाली है ये बात वहीं पे जाके ख़त्म होनी है। ये मैं नहीं कहता कि फवाद चौधरी ने जो है वो जनूबी पंजाब जो है वो सूबा महाज बनाया था या और जो चीज़ें हुई थी। मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये ठीक है। इस वक्त अब मियाँ नवाज शरीफ की अगर तकरीर इतनी गलत है और लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं उसके वीडियो क्लिप ढूंढते, तो अगर ये इतनी गलत है और चले मुझे एक ब्रेक, दुनिया भी रूठ गई है, सर मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, दुनिया उनके मुखालिफ हो गई है, तो फिर ये चला दें उसे। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद फवाद साहब से पूछूंगा बेसिकली कि एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या प्रोग्रेस है गवर्नमेंट की, और बाकी राणा साहब से भी यही कह सकते हैं कि जो हुआ था, जो हो रहा था वो हो गया, क्या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं या आप यही कहेंगे कि इलेक्शन जो है वो दोबारा कराया जाए। और फवाद साहब को ये भी पूछेंगे कि जनाब वो इनकी क़यादत की स्पीच में प्रॉब्लम क्या है, वो तो आइन की बालादस्ती की बात करें, सर वो भी खुल के बता दें। ये तमाम चीज़ें एक ब्रेक के बाद। फवाद साहब, एक डेडलॉक है, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल डेडलॉक। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि आप उनको वापस नहीं ला पाएंगे, डेपोटेशन के लॉस बड़े सख्त हैं वहाँ के, उनके पास मेडिकल ग्राउंड बहुत बड़ा है, और राणा साहब जो है और उनकी पार्टी कहती है कि उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है, तो हम उनसे पीछे क्यों हटें। एक अजीब सा डेडलॉक है, नो विन सिचुएशन। देखिए, पहली बात तो ये है कि राणा साहब जितनी मॉरल पोजीशन ले रहे हैं और पीएमएलएन जितनी मॉरल पोजीशन ले रही है, तो उसका पहला तकाजा तो ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान वापस आए। किसी को उन्हें जबरदस्ती लाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो तो यहाँ वादा करके गए हैं कि जो मैं बेहतर हूँ, और अब वो बेहतर है। वो तो लंदन में हर रेस्टोरेंट में फिर रहे हैं, उसका रिव्यू लिख रहे हैं, पर किताब आ जाएगी लंदन के रेस्टोरेंट बड़ी जल्दी। इशू ये है कि पहली तो ये गैर इखलाकी बात है जो ये कहते हैं कि जी ला सकते हैं तो लेना, ला सकते हैं तो ले आए, वो तो नहीं आएंगे। ये क्या बात हुई? वो एक पोलिटिकल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करना चाहते हैं, बेटी उनकी जो है वो पाकिस्तान में जलसे करती फिर रही है और वो खुद लंदन में बैठे हुए हैं बेटों के साथ। अगर सियासत पाकिस्तान में करनी है तो वापस आए। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ कोई वहां पे किसी स्टे के ऊपर वो नहीं है, कोई लीगल राइट के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ विजिटर है वहां पे। विजिटर के कोई लीगल राइट्स नहीं होते, और उनकी जो वहां पर हमने इसीलिए उनकी एक्स्ट्राडिशन नहीं लिखी, डिपोर्टेशन लिखी है। जो डिपोर्ट होना जो है वो ब्रिटिश लॉ में बिल्कुल बड़ा आसान है, और इंशाल्लाह जनवरी में नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएंगे। बट जनवरी में क्या खास बात है फवाद साहब? वो एक प्रोसेस है ना, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अभी होम डिपार्टमेंट उसको रिव्यू कर रहा है। और ये आपका अजीब पॉइंट बिल्कुल आ गया राणा साहब। इखलाकी तौर पे तकाजा तो यही है कि आप नवाज शरीफ साहब वापस आकर लीड करें पीडीएम की तहरीक और बयानिए को। नहीं, अखलाकी जो आज ये है कि हुकूमत जो है वो 15 किलो हीरोइन जो है वो अपने गोदाम से निकाल के आके ऊपर डाल दे और फिर आपको कहे कि जनाब आप अब अदालत में केस लड़ें और जाके अदालत से जब वो बरी हों, और हुकूमत कोशिश ये करे कि अरशद मलिक ढूंढ के लगा दे वहाँ पे और वो आपको जो है वो ट्रायल करके सज़ा दे दे। मामला ये है कि इस बात का आप मुझे बताएं कि अरशद मलिक की वीडियो के बाहर आने के बाद अब जवाब क्या है जो सज़ा जो है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर बरकरार रखी गई है। ये अखलाकी किसी दायरे में नहीं आता साहब। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जज को अगर आप दबाव में ला के, ठीक है आपका पॉइंट है सर, सवाल आपसे ही है कि आप ये कह रहे हैं अखलाकी तौर पे क्योंकि अरशद मलिक की जो है वो मिसकंडक्ट साबित हुआ, वो मुबैना तौर पे ब्लैकमेल हुआ, तो आप कह रहे हैं वो सज़ा खत्म होगी तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब ये आपका नजरिया है? मैं कहता हूँ वो सज़ा, वो देखें वो सज़ा जो है वो कायम रह ही नहीं सकती और नहीं रहेगी। वो मामला ये है कि अगर आपने अखलाकियात पे बात करनी है, अगर आपने अखलाक के दायरे में रह के बात करनी है तो फिर अखलाक जो है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है ना, आपके लिए भी है। ठीक कह रहे हैं आप। अखलाक जो है वो फिर चारों तरफ है ना। फिर आप पहले मुझे बताएं ना कि ये कहाँ का अखलाक है कि आप जो है वो रेफरेंस भी बनाएं, उसकी तफ्तीश भी करवाएं, निगरानी भी करें, सजा भी दिलवाएं। तो सुने ना सर, वो जो अरशद मलिक ने कहा है, जो नाम लिए हैं उसने कि मुझे कहते थे कि 14-14 साल सजा दो। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। चीजें जो है जिस मुल्क में नाइंसाफी का ये लेवल हो, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो तहफ़्फ़ुज़ ना हो, जिस मुल्क में बंदा गायब हो जाए
और 5 दिन बाद वापस है कहे जी मैं शुमारी इलाका जात की सैर करने के लिए चला गया था और मुझे टेलीफोन करना घर वालों को याद नहीं रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा फवाद भाई, वापस नहीं आएंगे नवाज शरीफ बात कर रहे हैं जब तक ये केस खत्म नहीं होगा जो नाइंसाफी मबनी है बकौल राना साहब के। देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो अरशद मलिक के पास तो अब केस नहीं है ना, अब तो हाई कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट में 2 जजेस जो बैठे हुए हैं वो भी इनको पसंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके वो जजेस भी इनको पसंद नहीं है, और ये सारे जजेस क्या पीटीआई के नहीं, हमने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। बहुत माजरत आप दोनों के साथ के दिल तो चाह रहा आपसे गुफ्तगू करूं, वक्त की किल्लत है, कोई टाइम नहीं रहा, कल तक दीजिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.